हम्म। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या हालचाल? वेरी गुड मॉर्निंग। फाइन। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, कियारा मल्होत्रा। कियारा मल्होत्रा रियल नेम है कि किसी एक्ट्रेस का ले लिया है आपने? बड़ा अच्छा नाम है। अगर कियारा मल्होत्रा कह रही हैं कि मैं करंट अफेयर पढ़ रही थी तो दो तीन टॉपिक ऐसे मिले जो हम पढ़ चुके हैं। बिल्कुल मिलेंगे सर, आपको ऐसे ही टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं जो मिले आपको। बहुत बढ़िया कियारा मल्होत्रा, बहुत अच्छा नाम रहा है आपका। मतलब थोड़ा सा आजकल मॉडर्न, जैसे वो बॉलीवुड वाला नाम है। अरे सबका नाम अच्छा है, नाराज मत हो जाइएगा। नहीं सर, अभिनव बिंद्रा से अभिनव नेम ले लिया है। बहुत बढ़िया अभिनव कुमार, आप तो बिल्कुल सीधे ओलंपियन हो गए। बहुत बढ़िया अक्ता। आज आपकी पहली क्लास है। स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में। नहीं, आपका नाम बहुत अच्छा है प्रीति जय, ऐसी क्या बात है? नाम अच्छा, उनका थोड़ा सा बॉलीवुड वाला टाइप का नाम दिख रहा था ना, इसलिए मैंने कहा। आपका नाम बताइए प्रीति। प्रीत ना होती तो बॉलीवुड ही ना होता। जन्म ही बॉलीवुड का प्रीत से हुआ। प्रीत का मतलब होता है लव। हाँ, तुम्हारा नाम तो बिल्कुल भगवान के नाम पे बराबर है। हर हर महादेव जी, हर हर महादेव जी। हर हर महादेव जी ने इतनी बार अपने सामने हर हर महादेव लिखा है और आगे जी भी लगाया है। मतलब इससे पता चलता है ये अपने आप को कितना ज्यादा सम्मान देते हैं। मतलब ये अपनी नजरों में इतने ज्यादा सम्मानित हैं कि आप कुछ कह नहीं सकते इनको। थैंक्स नितिन बाबू। थैंक यू जितेंद्र कुमार। रितु, अरे क्या बात कर रही हैं रितु, आपका भी बहुत अच्छा है। अब चलिए, बहुत अच्छे सबके नाम हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। नहीं तो नाम में हम लोग काम, नाम के चक्कर में काम नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो हम लोगों ने कल बच्चों मिसाइल्स के बारे में देख रहे थे। इसमें हम लोगों ने क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल, इन सब को देखा। फिर उसके बाद मैंने आपको सैम मिसाइल के बारे में बताया था, सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि जो सतह से अटैक करके जो है वो आ, सतह से अटैक करके हवा में मार कर देती है। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल की बात करेंगे। यानी कि जैसे एक हमारे फाइटर जेट्स में इनको इंस्टॉल किया जाता है, हमारे फाइटर जेट्स में ये मिसाइल्स होती हैं। और जैसे दुश्मन का कोई फाइटर जेट सामने आ जाता है तो दुश्मन के फाइटर जेट पर इस मिसाइल से हमला किया जाता है। ये मिसाइल इसको दौड़ाकर, इसका पीछा करके और इसको डिस्ट्रॉय कर देती है, इसको नष्ट कर देती है। ठीक है, तो इस तरीके की जो मिसाइल्स होती हैं बच्चों, उन्हें एयर टू एयर
यानी हवा में मार करने वाली मिसाइल कहा जाता है। तो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल को क्या बोलते हैं? एयर टू एयर मिसाइल। कहां पर लगाई जाती हैं? हमारे जो फाइटर जेट होते हैं, हमारे जो लड़ाकू विमान होते हैं, उन लड़ाकू विमानों में इनको इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, लड़ाकू विमानों में इनको इंस्टॉल किया जाता है और दुश्मन के लड़ाकू विमानों को मारने के लिए, दुश्मन के लड़ाकू विमानों को दौड़ाकर मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भारत के पास इस तरीके की एक बहुत मतलब और भी मिसाइलें हैं, लेकिन जो सबसे ताकतवर, जो सबसे मशहूर, जो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित मिसाइल है वो है अस्त्रा। क्या नाम है बच्चों? अस्त्र। ठीक है, अस्त्र जो मिसाइल है ये सबसे ज्यादा कह सकते हैं बेहतरीन मिसाइल है, जो कि हमारे फाइटर जेट्स में इनको इंस्टॉल किया जाता है। ये दो तीन टाइप की हैं। अस्त्रा MK1 है, ये 110 किलोमीटर की इसकी रेंज है। अस्त्रा MK2 है, इसकी 160 किलोमीटर की रेंज है। और अस्त्रा MK3 है, जिसकी 350 किलोमीटर की रेंज है। ये माक 4.5 की स्पीड से, यानी कि जो ध्वनि की चाल होती है, जो साउंड स्पीड होती है, ध्वनि की चाल होती है, उस साउंड की स्पीड से लगभग 4.5 टाइम तेज, यानी कि 4.5 गुना, यानी कि सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरती हैं। तो ये सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरने वाली, ठीक है, ये माक 4.5 से उड़ान भरने वाली अस्त्रा मिसाइल है। ये तीन हमारे पास है, हमारे फाइटर जेट्स में यूज होती है, MK1, MK2, MK3। सिर्फ रेंज लिख दीजिएगा, बाकी ये सब जो बीच में लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हवा से हवा में मार करने वाली कहां पर लगाई जाती हैं ऐसी मिसाइलें? लड़ाकू विमानों में, जो किसी दूसरे लड़ाकू विमानों को नष्ट करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। तो इसे नोट कर लीजिए बच्चों। थैंक यू विद्या भारती। जल्दी नोट कर लीजिए इसे। तो ये मिसाइलें हम लोगों के पास हैं हवा से हवा में मार करने वाली। एक मिसाइल है बच्चों, वो उसका नाम रुद्रम 1 है। बहुत ही शानदार मिसाइल है। इसका काम करने का तरीका बहुत ही जबरदस्त है। अब आप समझिए इसको, इसके तरीके को समझिए कि मान लीजिए, बिल्कुल अच्छे से देखेंगे सब समझ में आएगा। मान लीजिए ये दुश्मन का एयरपोर्ट है, यहाँ पे दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स खड़े हैं, जो उनके फाइटर जेट्स हैं वो सब यहाँ पर खड़े हैं, तैयार हैं कि अगर कोई हम पर हमला करेगा तो हम उस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये दुश्मन का
एयरपोर्ट है, ये रनवे है, ठीक है, ये रनवे है, ठीक है। और यहाँ पर रडार सिस्टम लगा हुआ है। रडार सिस्टम दुश्मन के हर एक अटैक को देखने की कोशिश कर रहा है कि दुश्मन जो है हमारे ऊपर हमला तो नहीं कर देगा, कहीं दुश्मन के फाइटर जेट हम पर हमला तो नहीं कर देंगे। तो इसको देखने के लिए उनके रडार सिस्टम काम कर रहे हैं। अब देखिएगा, कहानी सुनिएगा, मजा आएगा इस चीज को जानने के बाद। तो अब मान लीजिए कि हमारे फाइटर जेट्स हैं, ये समझ लीजिए कि बाउंड्री है हमारी, हमारे मतलब हमारी समझ लीजिए एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक। और ये उनका एयरबेस है, ये दुश्मन का एयरबेस है, ठीक है। ये दुश्मन का क्या है बच्चों, एयरबेस है। यहाँ के फाइटर जेट्स तैयार है कि अगर दुश्मन ने हम पर अटैक किया, मतलब अगर हमने उन पर अटैक किया तो वो देख लेंगे और हम पर अटैक कर उनके फाइटर जेट उड़ान भर के उनको मार गिराएंगे। अब हमारे फाइटर जेट जो होते हैं बच्चों, पहले अपनी ही बाउंड्री में रहेंगे और अपनी ही बाउंड्री से रुद्र बाउंड्री में रहेंगे, अपनी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है, अपनी ही बाउंड्री में रहते हुए। अब देखो रहेंगे। अब देखो यहाँ पर जो रडार होता है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ध्यान से समझिएगा, मजा आएगा। अब हमारा जो रडार होता है वो कैसे काम करता है, मैंने आपको बताया कि हमेशा रेडियो तरंगों को भेजता रहता है, हमेशा रेडियो तरंगों को लगातार आसमान में भेजता रहता है। अगर वो किसी मान लीजिए जहाज वगैरह से टकराती हैं तो उससे टकरा कर वापस आती हैं, तो उसकी ही इमेज यहाँ पर रडार में बन जाती, रडार की जो स्क्रीन होती है उस पर बन जाती है कि दुश्मन का जो है वो हवाई जहाज हवा में मौजूद है। तो रडार कैसे काम करते हैं, रेडियो तरंगों को भेजकर, ठीक है, रेडियो तरंगे जाती हैं, ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, टकरा कर वापस आती हैं, तो पता चल जाता है कि आसमान में कुछ मौजूद है, और फिर उस पर समझ जाती हैं कि इस लोकेशन पर, इस लॉन्गिट्यूड, इस लैटिट्यूड पर कोई ना कोई ऐसी चीज मौजूद है जो कि हमारे लिए खतरा हो सकती है। तो जो है फिर हम उस पर कार्रवाई करते हैं, मिसाइल से हमला करते हैं या फाइटर जेट से हमला करते हैं। तो अब ये जो दुश्मन का रडार है, दुश्मन का एयरबेस से लगातार रडार जो है रेडियो तरंगे भेज रहा है, 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 ठीक है। अब देखो मजेदार बात देखो, हमारे पास क्या है मौजूद है बच्चों, रुद्रम 1 मौजूद है। क्या मौजूद है, रुद्रम 1। हम अपने फाइटर जेट मान लीजिए 150 किलोमीटर की दूरी पर ये बॉर्डर है, ठीक है, तो हम अपने ही बॉर्डर एरिया में रहेंगे, अपने ही लाइन ऑफ कंट्रोल में रहेंगे, हम इनके लाइन ऑफ कंट्रोल को पार नहीं करेंगे। और हम क्या करेंगे, रुद्रम रम 1, ये जो रुद्रम 1 मिसाइल है जिसके बारे में हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं, रुद्रम 1 को लॉन्च कर दिया जाएगा। ये रुद्रम 1 क्या करती है बच्चों, सबसे खतरनाक चीज इसकी है, सुनकर मैंने कहा ना मजा आएगा। ये रुद्रम 1 क्या करती है कि जो रेडियो तरंगे भेजी जा रही हैं, जो दुश्मन के रडार के थ्रू ये रेडियो तरंगे भेजी जा रही हैं, एक्चुअली रुद्रम 1 उसी को फॉलो करना शुरू कर देती है। यानी जहां से रडार तरंगे आ रही हैं उसी को डिटेक्ट करके, और जहां पर ये रडार तरंगे टकरा कर वापस जा रही हैं उसी को ये फॉलो करना शुरू कर देती है। तो रडार जो है यहाँ पे रेडियो तरंगे भेजेगा, रुद्रम 1 उसको डिटेक्ट कर लेगा, रुद्रम 1 से हमारे फाइटर जेट रुद्रम 1 को छोड़ देंगे, और रुद्रम 1 जो है उस रेडिएशन को, यानी कि उन रेडियो तरंगों को जिस रडार से आ रहा होगा उसे फॉलो करेगा, फॉलो करेगा, फॉलो करेगा, फॉलो करेगा, फॉलो करेगा, फॉलो करेगा, और जाकर इस पूरे के पूरे, ठीक है, रडार को ध्वस्त कर देगा, पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लास्ट कर देगा, पूरा कम्युनिकेशन संचार जो व्यवस्था है, जो दुश्मन की संचार व्यवस्था है, पूरा संचार तंत्र को नष्ट कर देगा, ठीक है, पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। तो अगर तुम रडार को छुपाकर भी कहीं रखे रहोगे तब भी ये रुद्रम 1 उसको फॉलो करते हुए, फॉलो जहां से रेडिएशन आ रहा होगा उसको फॉलो करते हुए जाएगी और उसको नष्ट कर देगी। अब क्या होगा बच्चों, संचार तंत्र खत्म हो गया, इनका संचार तंत्र खत्म हो गया, इनका रडार सिस्टम हमने खत्म कर दिया रुद्रम 1 से। अब ये हमें डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, इनके पास रडार ही नहीं बचा, तो हमारे फाइटर जेट्स को क्या डिटेक्ट कर पाएंगे। अब हमारे फाइटर जेट्स बहुत जबरदस्त तरीके से इंटर करेंगे एलओसी के अंदर, और फिर उसके बाद इस पूरे एयरबेस पर अपने बम वर्षा करके उनको तबाह और बर्बाद कर देंगे, और इस तरीके से चुपचाप, मतलब किसी को पता भी नहीं चलने पाएगा, और ये तबाह बर्बाद करके वापस अपने घर वापस। जब तक तुम नया रडार सिस्टम एक्टिवेट करोगे, जब तक वहां पर अपनी सेना भेजोगे या कुछ करोगे, तब तक हमारे चुपचाप जाएंगे, बम बरसाएंगे, पूरे एयरबेस को तबाह करेंगे और वापस आ जाएंगे। मतलब यह है कि दुश्मन को
एक तरीके से रडार, मतलब मैंने कल क्या बताया था कि रडार के माध्यम से ही तो दुश्मन जो है हमें देखता है या हम दुश्मन को देखते हैं। तो ये आंखें हैं, रडार क्या है, एक तरीके की आंखें हैं कि वो उसी की मदद से हमें देखा जाता है या हम किसी को देखते हैं जब लड़ाई होती है। तो रडार को यानी कि हमने उनको अंधा कर दिया, उनके रडार को ही ध्वस्त कर दिया और फिर उसके बाद उनको अंधा कर दिया, फिर उसके बाद अपनी बम ले गए और उन पर वर्षा करके उनको खत्म और निस्तो नाबूद कर दिया। तो ये रुद्रम वन बच्चों इंडिया की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है बच्चों, ये भारत की एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो दुश्मन के, ठीक है, रेडिएशन यानी रडार को, यानी उनके पूरे संचार तंत्र को नष्ट कर देती है। और उसके बाद जब संचार तंत्र उनका नष्ट हो जाता है तो हमारे फाइटर जेट आगे की कार्रवाई करके उसको तबाह और बर्बाद कर देते हैं। तो सोचिए कितनी मजेदार और कितनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है, ये भारत के पास मौजूद है। ठीक है, भारत, ऐसा नहीं कि और देशों के पास नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे शायद पड़ोसी देश के पास नहीं हो सकती। अब चाइना ने दे दी हो तो बात अलग है। ठीक है, तो हम लोगों इतना खतरनाक ये रुद्रम वन मिसाइल है। मजा आया इसके बारे में जानकर? मजा आया इस बारे में जानकर? तो ये नोट कर लीजिए कि रुद्रम वन जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है, ये भारत की एंटी रेडिएशन मिसाइल है। दुश्मन के संचार तंत्र को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हो गया बच्चों, नोट कर लिया? अक्ता सर, मैं नॉन साइंस स्टूडेंट हूं, फिर भी मुझे आपकी सारे लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आते हैं। बिल्कुल सर, मैम आएंगी ही समझ में, समझाने कोशिश तो मेरी यही रहती है। बाकी जो है आप लोग थोड़ा मेहनत करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएंगे। हो गया बच्चों, नोट कर लिया? बिल्कुल बिल्कुल, अभिनव कुमार पांडे। ठीक है, चलिए, तो ये नोट हो गया। तो ये भारत की एंटी रेडिएशन मिसाइल थी जिसकी रेंज 150 किलोमीटर थी, जो भारत के जो दुश्मन के संचार तंत्र को नष्ट कर देती है। ठीक है, अब जो है एक हम लोग बात करते हैं बच्चों मिसाइल जो कि एंटी टैंक मिसाइल्स होती हैं। एंटी टैंक मिसाइल ध्यान से समझिएगा। तो एंटी टैंक मिसाइल यानी कि जो टैंक को नष्ट कर देती हैं। एंटी टैंक मिसाइल, टैंक आप लोग जानते हैं ना, कि ऐसी बड़ी बड़ी जो है वो व्हीकल्स होते हैं, यानी वाहन होते हैं। और ये जो वाहन होते हैं इनमें ऐसे तोपें लगी होती हैं। ठीक है, ऐसे तोपें लगी होती हैं। तो ये जो वाहन होते हैं, टैंक्स जिन्हें बोला जाता है, इनको नष्ट करने के लिए एंटी टैंक मिसाइल का यूज किया जाता है, टैंक को नष्ट करने के लिए। तो भारत में जो टैंक को नष्ट करने के लिए जो मिसाइल यूज की जाती है बच्चों, उसमें एक है नाग, नाग मिसाइल। ठीक है, नाग मिसाइल का उपयोग किया जाता है एंटी टैंक मिसाइल की तरह से। और इसकी जो रेंज है वो है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर, क्योंकि ज्यादातर आपके जो
लड़ाई के मैदान होते हैं उसी में यूज की जाती है। तो बहुत ज्यादा रेंज नहीं होती है, बस सामने से फायर किया, लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर टैंक को ये नष्ट कर देती है। तो नाग जो है 4 किलोमीटर की रेंज वाली एंटी टैंक मिसाइल है। इसी नाग को अगर बच्चों हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाए, अगर जमीन से लॉन्च किया जाए, तो हम इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं आपका इसको बोलते हैं हम लोग नाग। और अगर यही नाग जो है हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाए और हेलीकॉप्टर से उड़ान भरते हुए जाकर जो है वो टैंक को नष्ट कर दे, ठीक है, तो इसकी भी रेंज 4 ही किलोमीटर है, ठीक है, 4 ही किलोमीटर है, लेकिन इसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है। तो ऐसी मिसाइल को हम लोग बोलते हैं नगीना, नहीं हेलीना। क्या कहा जाता है बच्चों? हेलीना कहा जाता है। हेलीना मतलब कोई ऐसी अप्सरा का नाम नहीं है। हेली का मतलब हेलीकॉप्टर, एने का मतलब नाग, यानी हेलीकॉप्टर नाग, यानी ऐसी नाग जो कि हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाती है उसे हम लोग हेलिना कहते हैं, ठीक है। तो नाग जो है जमीन से लॉन्च होती है, सतह से लॉन्च होती है और टैंक को नष्ट करती है। और ये किससे लॉन्च होती है? हेलिना, हेलीकॉप्टर से लॉन्च होती है। तो ये मिसाइल हैं, ठीक है, जो कि एंटी टैंक मिसाइल हैं। इसके अलावा अभी हम लोगों ने एक एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च मतलब बनाई है अभी हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स में, जिसका नाम है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसकी रेंज 200 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर की है। ये रेंज जो है कितनी मीटर की है बच्चों? 200 मीटर से 4 किलोमीटर की है। और ये जो मिसाइल है ये भी एंटी टैंक मिसाइल है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसे हमारे जो आर्मी के जवान होंगे वो अपने कंधों पर, 2 लोग आर्मी के जवान जो हैं वो अपने कंधों पर ले जाकर इसको कहीं से कहीं ले जा सकते हैं, कहीं पर भी रख कर और कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। तो इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये MPATGM है, यानी मोन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये पूरी तरीके से पोर्टेबल है, यानी इसको कॉम्पैक्ट करके लेकर जाइए और उसके बाद कहीं पर भी रखकर कहीं से भी दाग दीजिए। तो इसकी रेंज 200 मीटर से 4 किलोमीटर है। MPATGM कही जा रही है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो ये दो मिसाइल, ये जो मिसाइलें हैं ये सब एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, इसे भी नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों? कोमल, PW, हाँ PW के उसमें जो लिखा हुआ होगा, तो वो PW के उसमें जो है वो हेलिना का जो वर्जन है, ये जो हेलिना का वर्जन है इसको थोड़ा सा अभी एक्सटेंड किया गया है, मतलब इसको थोड़ा सा इसकी रेंज को बढ़ाया गया है। तो इसकी रेंज जो है वो 4 किलोमीटर से 7 किलोमीटर तक अब कर दी, पहले 4 किलोमीटर ही थी, अब 7 किलोमीटर तक कर दिया है।
लेकिन जो नाग है उसका जो है वो 500 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक की ही रेंज है। जो नॉर्मल नाग है जिसे प्रॉस्पिना के नाम से भी जाना जाता है, उसकी 500 मीटर से 4 किलोमीटर की करीब है। और जो हेलिना है उसकी रेंज अभी थोड़ा बढ़ाई गई है नए उसमें, 4 किलोमीटर से 7 किलोमीटर तक कर दी गई है। तो अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, बाकी जो है यही इसकी असलियत है। बाकी अलग अलग जगह डेटा दिया रहता है उसके चक्कर, लेकिन मैं आपको जो एक्यूरेट डेटा बता रहा हूँ वो यही है। ठीक है, आपके जो नॉर्मल नाग है उसका 4 किलोमीटर तक की रेंज है, और जो हेलिना है उसकी भी रेंज बढ़ाकर 4 से 7 किलोमीटर कर दी गई है। नोट कर लिया बच्चों? नोट कर लिया? चलिए, भारत बच्चों अब उस क्षमताओं वाला देश भी बन गया है जिसके पास एंटी सैटेलाइट, यानी कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिसाइल की कैपेबिलिटी यानी क्षमता भारत के पास है। ऐसी क्षमता सिर्फ भारत के पास, चाइना के पास, रूस के पास और अमेरिका के पास, सिर्फ दुनिया के 4 देश हैं जिनके पास ये क्षमता है कि वो एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। एंटी सैटेलाइट मिसाइल का मतलब ये है कि अगर दुश्मन का कोई भी जासूसी उपग्रह, कोई भी जासूसी उपग्रह अगर लो अर्थ ऑर्बिट में, निम्न भूकक्षा में, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में निम्न भूकक्षा में यानी 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की कक्षा में अगर कोई जासूसी उपग्रह मौजूद है, हमारी जासूसी कर रहा है, हमारे एरिया की पिक्चर्स ले रहा है, हमारे क्षेत्रों की के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है, तो ऐसे जासूसी उपग्रह को हम अपनी मिसाइल से लो अर्थ ऑर्बिट में, निम्न भूकक्षा में लॉन्च करके उनको नष्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो जासूसी उपग्रह नष्ट हो जाए और हमारी जासूसी ना हो पाए। तो ऐसी मिसाइल को एंटी सैटेलाइट मिसाइल कहा जाता है, और ये भारत के पास क्षमता है। दुनिया के चौथा देश है भारत जिसके पास ये क्षमता है। और इसका पहला जो परीक्षण किया था, हमने जो परीक्षण किया था उसे हम लोगों ने मिशन शक्ति कहा था। ये जो परीक्षण किया गया था 27 मार्च 2019 को, तो ये जो परीक्षण किया गया था इसे हम लोग मिशन शक्ति के नाम से जानते हैं। तो मिशन शक्ति क्या है? तो हमारा पहला एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण है, 27 मार्च 2019 को किया गया। चाइना, इंडिया, रशिया और यूनाइटेड स्टेट के जो है सिर्फ 4 कंट्री हैं जिनके पास ये क्षमता मौजूद है। ठीक है, दुश्मन के जासूसी उपग्रहों को निम्न भूकक्षा में नष्ट करने की क्षमता इसके अंदर होती है। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों? मिशन शक्ति।
हो गया बच्चों। तो ये हमारे पास मिसाइल है, ठीक है, ये क्षमता है। अब बच्चों भारत 1980-90 के करीब, 80 के करीब, 80 से पहले की बात करूं तो भारत के पास वो क्षमता नहीं थी कि भारत के पास मिसाइल नहीं, इसे इसरो नहीं लॉन्च करता है, अभिनव कुमार पांडे, इसे डीआरडीओ लॉन्च करता है, ठीक है। सब पता चल जाता है, वासुदेव वासु, सब कुछ पता चल जाता है किसका, हमें पता होता ना हमारी स्काई के ऊपर कौन कौन से उपग्रह कहां पर मौजूद हैं, तो जो हमें डाउटफुल लगता है हम समझ जाते हैं हमारी जासूसी कर रहा है, हम मार गिराते हैं। तो मैं यहां पे बात कर रहा था कि 1980 के दशक से पहले हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं थी, मतलब हम लोग डिपेंडेंट थे दूसरे देशों पर, बाकी जो है हमारे पास उस तरीके की मिसाइल टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। और हमें लगातार जो है बहुत सारे वॉर का सामना करना पड़ रहा था, चाइना ने हमने हमला किया था, पाकिस्तान ने कई बार हमला किया था, तो हो ये रहा था कि हम दूसरों पर ही डिपेंड रहते थे। तो तो हुआ ये कि 1980 के बाद हमने ये सोचा कि हम अपने देश को मिसाइल टेक्नोलॉजी में पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट बना लेंगे। अगर देखा जाए तो मिसाइल टेक्नोलॉजी का अगर दुनिया में, पूरी दुनिया में अगर बात की जाए बच्चों, तो दुनिया में, पूरी दुनिया में अगर सबसे पहला जो जन्म हुआ था मिसाइल टेक्नोलॉजी का, वो भारत में ही हुआ था, ठीक है। भारत में टीपू सुल्तान सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री में जो कहा जाए तो टीपू सुल्तान पहले व्यक्ति थे, पहले राजा थे, या पहले जो है वो जो भी आप उन्हें कह लीजिए, ठीक है, तो थे जिन्होंने पूरी दुनिया में पहली बार जो है मिसाइलों का प्रयोग किया था। आज भी आप चाहेंगे तो आपके इस मैसूर वाले जो पूरे रीजन है वहां पर अभी भी खुदाइयों में जो है बहुत सारी मिसाइलें जो है वो आपको जो है उसके अवशेष दिखाई पड़ते हैं, उनके जो अजायब घर है, जो उनका जो वो क्या बोलते हैं उसे, जहाँ पे एग्जीबिशंस लगाते हैं वहां पर भी बहुत सारी मिसाइलें हैं, बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, ठीक है। तो वो जब अंग्रेजों से लड़ा करते थे तो वो मिसाइलों का प्रयोग करते थे, तो माना यह जाता है कि दुनिया में पहली बार मिसाइलों का प्रयोग जो है वो, जो सबसे पहले वॉर के अंदर मिसाइलों का प्रयोग करना शुरू किया तो वो टीपू सुल्तान ने किया। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग काफी पिछड़ गए इस टेक्नोलॉजी में, और पूरी दुनिया आगे बढ़ गई। अब इसको अब इसको अगर कहा जाए तो बड़ी दिक्कत की बात थी। तो 1980 के दशक से पहले हम लोग दूसरों पर डिपेंडेंट है, लेकिन फिर फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि हम अपनी अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग मिसाइलों को बनाना शुरू करेंगे, और एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसका नाम था आईजीएमडीपी प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या कहा गया उस प्रोग्राम को? आईजीएमडीपी, यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया, और जिसके अंदर हमने पटना नाम की मिसाइल बनाना शुरू किया। पटना का, अब पटना वाले खुश हो जाएंगे कि पटना नाम की मिसाइल, वाह भाई हमें तो पता ही नहीं था। नहीं बेटा, पटना नाम की मिसाइल नहीं थी, ये 5 मिसाइलें अलग अलग कैटेगरी में बनाकर जो है हम लोगों ने सोचा हम इसे बनाएंगे, ठीक है, जिससे कि हर तरीके की मिसाइल हमारे पास हो जाए। इसमें पी जो है वो पी फॉर था पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी नाम था, ठीक है, यानी कि पृथ्वी मिसाइल हम बनाएंगे, सरफेस टू सरफेस मिसाइल होगी ये। फिर इसके बाद अग्नि बनाएंगे, ठीक है, अग्नि भी बनाएंगे, अग्नि भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल होगी, ठीक है। फिर त्रिशूल बनाएंगे, ठीक है, टी फॉर त्रिशूल, त्रिशूल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स होंगी, ठीक है। फिर नाग बनाएंगे, ठीक है, नाग, नाग जो है आपको अभी पता ही है, एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल होगी। और फिर एक आकाश बनाएंगे जो कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल होगी। तो ये 5 मिसाइलों को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत बनाना शुरू किया गया। आपको नाम याद रहे इसलिए हमने पटना नाम को मतलब लिखा है, ठीक है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये 5 मिसाइलें बनाई जानी शुरू हुई। मतलब हमारे पास सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी हो जाए, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल भी हो जाए, और साथ ही साथ एंटी टैंक मिसाइल हो जाए। तो उस वक्त की जरूरत के हिसाब से हमने इन मिसाइलों को बनाना शुरू किया, और फाइनली ये मिसाइलों का प्रोग्राम 2008 में, 1983 में इस प्रोग्राम को शुरू किया गया आईजीएमडीपी प्रोग्राम को, और 2008 में ये मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो गया। हमारे पास पृथ्वी के कई वर्जन, अग्नि के कई वर्जन, त्रिशूल
तो हमने यूज करके रिटायर भी कर दिया। नाग जो है कि नाग जो है उसको नाग, हेलिना, ये सब बनाई गई। आकाश के कई वर्जन हम लोगों ने बनाकर पूरी तरीके से हम लोग अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी पर सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, पूरी तरीके से स्वनिर्भर हो गए। ठीक है, हमें किसी की जरूरत नहीं। और आज दुनिया की सबसे बढ़िया, सबसे शानदार मिसाइलें, एक से एक मिसाइलें भारत के पास मौजूद है। तो ये जो प्रोग्राम था, भारत को इस मिसाइल टेक्नोलॉजी पर सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का जो प्रोग्राम था, ठीक है, प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम की जो शुरुआत 1983 में की, वो एक ऐसे शख्सियत ने की जिसको आज हम लोग जो है वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, और उनका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ही क्योंकि इसकी शुरुआत की थी, सबसे पहले यही डायरेक्टर बने, इन्होंने इस काम की शुरुआत करी और कहा कि हम अपने देश को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे। तो इसी वजह से इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और इसी वजह से इनको भारत रत्न भी दिया गया, इनको भारत का राष्ट्रपति भी बनाया गया। ठीक है, तो ये इंसान थे। बहुत सारे लोग जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम बहुत महान थे, एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत मिसाइल मैन कहा जाता है, लेकिन एग्जैक्टली क्यों कहा जाता है अगर किसी से पूछ लोगे तो 90% लोग नहीं बता, 90 क्या 95% लोग नहीं बता पाएंगे कि आखिर इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। और अब तो वक्त और दौर ऐसा खतरनाक आ चुका है कि इनके बारे में भी अब लोग निगेटिव कमेंट, मतलब मैं एक ऐसे इंसान को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, एक ऐसे इंसान को जानता था जिससे चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भारतवासी है, वो कभी भी नफरत नहीं कर सकता था। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले मैंने ऐसा कमेंट, ऐसा एक इंसान का, वही मेरठ का है वो, जो है कोई बाबा उबा हैं, जो भी हैं, अब किसके बारे में क्या कमेंट किया जाए। ठीक है, तो वो एग्जैक्टली पुलिस के सामने, मतलब पुलिस खड़ी थी, उस पुलिस के सामने कह रहे थे कि ये जो है वो एक ऐसा राष्ट्रपति बना जो जिहादी था। तो अब क्या बताया, मतलब पुलिस के सामने अब ये हालात हो गए हैं, तो अब तो माहौल बहुत अलग हो चुका है। अब तो उसकी बात ही नहीं की जा सकती है। अब कोई अगर आंख बंद कर ले कि नहीं बहुत अच्छा है सब कुछ, तो अलग बात है, नहीं तो बाकी तो जो हालात चल रहे हैं, किसी को भी कोई भी किसी भी वजह से गाली दे सकता है। तो जो भी है, अब वो सब उस पर जाएंगे तो फिर पता लगा कुछ लोग, और भी यहाँ पे भी अगर कोई होगा तो पता लगा उनके समर्थक होंगे तो कुछ कहने लगे, तो रहने दीजिए उस डिस्कशन में जाने के लिए, लेकिन हालात बड़ी वो हो चुके हैं। तो एग्जैक्टली मामला यहाँ पर ये हो गया कि ये जो एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम था, जिसे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा गया, इसे 1983 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया और 2008 में पूरा किया गया, जिसकी वजह से भारत जो है वो पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट हो पाया, पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन पाया। उस प्रोग्राम की शुरुआत क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी, तो इसी वजह से इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और किस नाम की कितनी मिसाइलें इस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत बनाई जा रही थी? पटना नाम की। ठीक है, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। ठीक है बच्चों, तो इसे नोट कर लीजिए आईजीएमडीपी प्रोग्राम के बारे में, और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इन्हें क्यों कहा जाता है। ठीक है, नहीं, तब हम लोग मिसाइल हमारे पास थी, लेकिन एग्जैक्टली हमारी अपनी खुद की बनाई हुई नहीं थी। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, ये आईजीएमडीपी प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम 1983 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था और 2008 में पूरा किया गया। ठीक है, और मैंने बताया तो शगुन कि उस वक्त हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थे, मिसाइलें रही होंगी बट एग्जैक्टली सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थे हम लोग। ये हमारी देसी मिसाइलें थी जिसको डेवलप किया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने। कौन कौन सी मिसाइलें इसके अंदर थी उसको भी नोट कर लीजिए।
नोट हो गया बच्चों? फर्स्ट स्लाइड। मिसाइल नहीं, कोई ऐसी लिमिट नहीं है, जितनी आप रख सको, जितनी क्षमता होती है उतनी रख लो, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो है वो आपकी क्षमता, एक एक मिसाइल 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए की तो आती हैं, तो आसान काम थोड़ी ना है। नोट हो गया बच्चों? ओके। बजट बच्चों बढ़ाया जाता रहा, एग्जैक्टली इनिशियल बजट कुछ रहा होगा, बट बजट वक्त के साथ बढ़ाया जाता रहा। अब हम लोग बात करते हैं फाइटर जेट्स के बारे में। फाइटर जेट्स की बात करें तो फाइटर जेट्स, भारत का अपना बनाया हुआ जो फाइटर जेट है वो तेजस, ठीक है, तेजस है। ये भारत का अपना बनाया हुआ है, भारत का एकमात्र, आज तक का एकमात्र अपने दम पर बनाया हुआ फाइटर जेट है, लड़ाकू विमान है, एकमात्र लड़ाकू विमान, ठीक है, जो भारत ने अपने दम पर बनाया है। वो कौन सा है? तेजस। क्या नाम है बच्चों? तेजस। ठीक है, भारत का एकमात्र लड़ाकू विमान, भारत का अपना बनाया हुआ देसी, ठीक है, देसी जरूर लिख लीजिएगा। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे लड़ाकू विमान हैं, लेकिन ज्यादातर हमने विदेशों से खरीदे हैं। भारत का देसी एकमात्र लड़ाकू विमान है तेजस। इसको एलसीए तेजस भी कहते हैं बच्चों। एलसीए का मतलब होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट, कॉम्बैट, ठीक है, एयरक्राफ्ट। इसे क्या बोला जाता है? एयरक्राफ्ट कहा जाता है। मतलब हिंदी में अगर इसे हम बोले तो हल्का लड़ाकू विमान, हल्का लड़ाकू विमान इसे कहा जाता है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या हल्का लड़ाकू विमान कहा जाता है। हल्का लड़ाकू विमान होने से फायदा क्या होता है समझिएगा। तो हल्का लड़ाकू विमान होने से फायदा ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा ये पेलोड कैरी कर सकता है, ठीक है। हवा में इसको घूमना है तो कम समय में ये घूम सकता है, कम समय में जो है वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा सकता है। हल्का होगा तो हर तरीके की हवा में कलाबाजियां कर सकता है, हवा में जो है वो इसकी स्पीड बढ़ सकती है और सेकंड्स के अंदर, सेकंड के भीतर जो है ये कहीं से कहीं पर पहुंच सकता है। तो इसलिए हल्का होना बहुत जरूरी है किसी भी एयरक्राफ्ट का। तो ये भारत का हल्का लड़ाकू विमान है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। हल्का क्यों है? ये हल्का किस लिए है? क्योंकि इसको 40%, बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बनाया गया है, लेकिन 40% इसके अंदर यूज किया गया है एक मटेरियल, विशेष मटेरियल जिसे सीएफसी कहते हैं। और सीएफसी के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, इतने तो पढ़े लिखे हैं ही, ठीक है, सबको पता होगा। तो हल्का लड़ाकू विमान कौन है? तेजस। ये हल्का क्यों है? हल्का होने से फायदा क्या होता है? बहुत अच्छा, ये हवा में कलाबाजियां कर सकता है, घूम सकता है, अटैक कर सकता है, ठीक है। और हल्का क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 40% सीएफसी मौजूद है, सीएफसी से बनाया गया, इसी वजह से काफी हल्का है। सीएफसी आप लोग जानते होंगे, सीएफसी का फुल फॉर्म है कार्बन, कार्बन फ्लोरो, क्या, क्या है इसका फुल फॉर्म? जल्दी बताओ, जल्दी से। फ्लोरो, फ्लोरो कार्बन ना? नहीं बेटा,
मुझे पता था यही जवाब दोगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं, कार्बन फाइबर कंपोजिट। क्या है इसका फुल फॉर्म? कार्बन फाइबर कंपोजिट। ये विशेष प्रकार का मटेरियल है जिसका जो है वो जिसका उपयोग इसमें किया गया है। मुझे पता था कि आप लोग यही जवाब देने वाले हो। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपको मुझे पता था कि ज्ञान आपको है, तो वो ज्ञान आप जरूर बताओगे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा घुमा दिया। इसका मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं, कार्बन फाइबर कंपोजिट है बच्चों। ये विशेष मटेरियल है जिसकी वजह से ये इसको हल्का बनाने में मदद मिली है। ठीक है, अब जरा तुम थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक इस्तेमाल करना था। यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है मजे लेने के लिए, कभी ऐसे दे देता है, तो यहाँ पे लॉजिक, एक थोड़ी लॉजिक यूज करना था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो सर हमने पढ़ा है गैस, गैस से कैसे फाइटर जेट बनाया जा सकता है, कैसे उसको लड़ाकू विमान बनाया जा सकता है। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल? तो थोड़ा लॉजिक यूज करना था, यूपीएससी वाली कभी कभी ऐसे ही खेल जाते हैं। ठीक है, तो इसका ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, कार्बन फाइबर कंपोजिट है। क्या है बच्चों? कार्बन फाइबर कंपोजिट है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये हल्का लड़ाकू विमान कार्बन फाइबर कंपोजिट 40% इसमें यूज किया गया है, इसलिए इसका ये काफी हल्का है। इसके अलावा इसको बनाया है किसने? इसको बनाया है HAL ने। HAL का मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। किसने बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया है। इसके अलावा इसकी कुछ और खास बात है, जैसे 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है। 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। 65 किलोग्राम का इसका भार है। विंग स्पैन वगैरह मत लिखिएगा, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, लंबाई उम्बाई। ठीक है, एक बार अगर इसमें फ्यूल भर दिया जाए, एक बार अगर इसमें ईंधन भर दिया जाए, तो 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है अगर एक बार इसके अंदर फ्यूल भर दिया जाए। और इसकी खास बात क्या है बच्चों? ये सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर के साथ काम करता है, यानी हवा में अगर रेडियो तरंगे इस पर भेजी जा रही हैं, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि रेडियो तरंगों को ब्लॉक कर देगा, लेकिन ये मतलब काफी हद तक, ठीक है, काफी हद तक मतलब रेडियो तरंगों की पकड़ में तो आ जाएगा, लेकिन अगर रेडियो तरंगों से अगर रेडियो तरंगों से गाइडेड मिसाइल इस पर हमला कर रही है, तो उन मिसाइलों से बचने का काम करता है, ये जैम कर देता है रेडियो तरंगों को। तो रेडियो तरंगों का जैमर इसके अंदर लगा हुआ है, जिससे कोई भी वो रडार से गाइडेड जो मिसाइलें होती हैं इस पर हमला नहीं कर पाती हैं। इसके अलावा इसमें अस्त्रा जैसी मिसाइल जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल होती हैं, एयर टू एयर मिसाइल, उनको इंस्टॉल किया जा सकता है। और अगर हवा में इसका तेल खत्म हो जाए, अगर हवा में इसका तेल खत्म हो जाए, तो ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सकता है। ठीक है, यानी 20,000 फीट की ऊंचाई पर ये ईंधन भर सकता है। ईंधन किससे भरेगा? कुछ एयरक्राफ्ट होते हैं बच्चों जो हवा में सिर्फ तेल लेकर उड़ते रहते हैं। जब लड़ाई चलती है तो लड़ाई के दौरान कुछ एयरक्राफ्ट ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ तेल लेकर उड़ते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारा कोई एयरक्राफ्ट है, उसका हवा में तेल खत्म हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या करे? जमीन पर उतरने की जगह नहीं है, तो ये अपने अंदर से एक पाइप निकालता है और जाकर इस जो फ्यूल भरने वाला जो एयरक्राफ्ट होता है उससे कनेक्ट हो जाता है, और ये अपना फ्यूल जो है अपने अंदर जो टैंकर लेकर चल रहा होता है, जो फ्यूल लेकर चल रहा होता है, वो एयरक्राफ्ट में भर देता है। तो ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी कर सकता है। अगर हवा में इसका तेल खत्म हो जाए, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है? हवा में जो है रिफ्यूल भी कर सकता है, यानी कि अपने तेल को फिर से भर सकता है। कई तरीके के हथियारों को ले जा सकता है। गाइडेड मिसाइलें इसके अंदर मौजूद हैं, जैसा कि मैंने बताया, अस्त्रा वगैरह भी मौजूद हैं। कई तरीके के बम को ले जा सकता है, और भी तरीके से ये हमला बोल सकता है। तो ये सब स्पेसिफिकेशंस हैं किसकी? भारत की बनी हुई, भारत के बने हुए जो तेजस विमान है उसकी ये स्पेसिफिकेशन है। भारत का एकमात्र जो है वो लड़ाकू विमान, देसी लड़ाकू विमान है तेजस। इसके अंदर जो इंजन लगाया गया है वो भारत का नहीं है बच्चों। हम लोग कावेरी इंजन बना रहे थे लेकिन नहीं बना पाए, तो हमने इंजन जो है वो अमेरिका की जीई कंपनी का इंजन हमने इसके अंदर लगा रखा है। तो जीई कंपनी का इसके अंदर इंजन लगा हुआ है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का इसके अंदर इंजन लगाया गया है। ठीक है, तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा कि तेजस की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए।
ऑप्शनल सब सब्जेक्ट आप बबीता कुमारी अ, अपने हिसाब से डिफाइन करिए। ठीक है, कोई इसमें आपको नहीं बता सकता कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहिए। सजेशन दिया जा सकता है, बट एग्जैक्टली कि आप ये ले लीजिए ये कोई नहीं कह सकता है, ये आप पर डिपेंड करेगा। सर अभी दुबई में तेजस क्रैश हुआ था, हाँ हुआ था। तो क्रैश होते रहते हैं विमानों में। कभी जो है वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मशीन है, मशीन बहुत अच्छी बस बनाई जाती है वो भी क्रैश करती है। बड़े बड़े जहाज क्रैश करते हैं, फाइटर जेट्स भी क्रैश करते हैं। तो ठीक है, अब दुखद है कि हाँ क्रैश हुआ था, लेकिन उसको इतना बड़ा इशू नहीं करना चाहिए कि नहीं हम बहुत कमज़ोर हैं, हम बहुत हमारे पास क्षमता नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, नोट करिए। इसको तो कोई नहीं बता सकता वीरेंद्र कुमार की उसमें पायलट की गलती थी कि या एयरक्राफ्ट की। वो तो अभी जांच का विषय है, जांच जब हो जाएगी तब पता चलेगा। हाँ बिल्कुल, नमन शयाल का शहीद होना एक बहुत दुखद घटना है, वो दुखद घटना है, बट एयरक्राफ्ट वगैरह क्रैश होते रहते हैं। तो अब उसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं हमारा जो तेजस है वो बहुत ज़्यादा क्रैश होता है, ये है वो है, तो ये नहीं कहना सही है। बाकी जो है वो दुखद है, बहुत दुखद है। हाँ ये जो इधर वाला है इसे आप जो है वो बस बनावट आपने लिखी ली है, तो लिखने के बस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर अपने शब्दों में लिख लीजिए कि ये हम पर अगर कोई हमला होता है रडार गाइडेड मिसाइल से, तो हम अपने आप को बचा मतलब ये उसको जैम कर देता है। बहुत तरीके की मिसाइलें इसके अंदर मौजूद हो सकती हैं, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सकता है। शॉर्ट में लिख लीजिए, पूरा नहीं लिखने की ज़रूरत है। हाँ शॉर्ट में लिख लीजिए, ये सब इसके स्पेसिफिकेशंस हैं।
हो गया बच्चों, नोट कर लिया? असल में जो एयरक्राफ्ट जो हमारा एयरक्राफ्ट था तेजस, तो वो एग्जैक्टली एक निगेटिव जी मैनूवर होता है। जब हम अपनी हवाई प्रदर्शनी का में इसका मतलब शो करते हैं अपने आप को, ये ताकत दिखाते हैं। निगेटिव जी मैनूवर का मतलब ये होता है कि एयरक्राफ्ट जो होता है वो जाता है ऐसे ऊपर, जैसे गया एक बारगी, और फिर उसके बाद नीचे ऐसे आता है, बहुत तेजी से नीचे आता है, और फिर इसको ऐसे करके ऊपर उड़ान भरनी होती है। तो इसे जब ये नीचे की तरफ आता है तो निगेटिव जी मैनूवर इसे कहा जाता है। तब इस वक्त जो है इंसान का शरीर पर जो जी फोर्स लगता है वो निगेटिव में लगने लगता है। यानी कि जिस वक्त इस वक्त आप लोग एक फोर्स महसूस करते हैं अपने ऊपर, वायुमंडलीय दाब महसूस करते हैं या जी फोर्स महसूस करते हैं, जी फोर्स ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स आपको बांधे रखता है पृथ्वी पर, तो वो फोर्स को जी फोर्स कहते हैं। ठीक है, और वो जब निगेटिव मैनूवर करता है, नीचे की तरफ आता है, तो वो जो है निगेटिव जी महसूस होता है। यानी आपकी बॉडी हल्की हो जाती है, और आपकी बॉडी हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है, यानी कि जो कॉकपिट होता है उस कॉकपिट में जाकर ऐसे टकरा जाती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन, और नीचे का जो ब्लड है, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है, पैर का जो ब्लड है, वो ऊपर की तरफ फ्लो होता है, यानी सर में भर जाता है, जिसकी वजह से आप कुछ समय के लिए क्या होता है कि आप जो है आंखों से आपका दिखना बंद हो जाता है। तो इस सब चीजों के लिए हमारा पायलट जो है वो ट्रेन किए जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ हो गई, या फिर हो सकता है हवा का दबाव बहुत ज्यादा रहा, कि जब हम ऐसे नीचे ले आ रहे हैं और इस बार की उठना है, तो हवा का दबाव इतना ज्यादा है था, हो सकता है रहा हो कि वो दबाव इतना ज्यादा पड़ा हो कि वो एग्जैक्टली उठ ही ना पाए हो। ठीक है, उनका फ्लाइट जो है, उनका एयरक्राफ्ट उठ ही ना पाया और वो जाकर क्रैश कर गया, मतलब ऐसे गया और ये ऐसे जाके क्रैश कर गया। तो ये भी हो सकता है। तो अभी क्या कारण थे, ये तो अभी जांच का विषय है, जांच के विषय के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एग्जैक्टली हुआ यही था कि वो निगेटिव जी मैनूवर इसे बोला जाता है, जब वो हवाई जहाज बहुत तेजी से नीचे आता है, फाइटर जेट, और फिर ऊपर उठने की कोशिश करता है। तो जब नीचे आता है तो निगेटिव जी मैनूवर होता है। तो इस वक्त निगेटिव जी से वो पॉजिटिव जी मैनूवर कर रहे थे, लेकिन एग्जैक्टली वो हो नहीं पाया हवा की दबाव की वजह से, या हो सकता है कि उस वक्त उनको सामने दिखना बंद हो गया हो, या कुछ भी कारण हो सकते हैं, मशीन का इंजन खराब हो गया हो, कुछ भी हो सकता है, और क्रैश कर गया। जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो फिर पॉजिटिव जी लगता है, यानी जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उससे ज्यादा फोर्स आपकी बॉडी पर महसूस होता है। कभी कभी 4 से लेकर 5 जी, जो फोर्स इस वक्त आप अपने शरीर पर महसूस कर रहे हैं, उसका लगभग 5 गुना ज्यादा फोर्स आप अपने शरीर पर महसूस करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जबड़े उबड़े जो होते हैं ना, फैल जाते हैं, आंखों जो है से लटक जाती है, और आप बेहोशी की हालत में आ जाते हैं। तो सर, फाइटर जेट उड़ाना इतना आसान काम नहीं होता। फाइटर जेट ना हालत खराब कर देता है। ठीक है, वो इसी वजह से दुनिया के सबसे अलग लोग होते हैं ये, जो फाइटर जेट्स की उड़ान भरते हैं। ठीक है, 2200-2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर जम, 1 सेकंड के आपने देखा जुम कहीं से कहीं गायब हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा, हाँ, तो ये सारी की सारी चीजें थोड़ा सा चैलेंजिंग होती है। तो थोड़ा सा हल्की सी गलती, या हल्की सी मशीन में खराबी, या हल्की सी हवा का दबाव, थोड़ा सा भी जो है वो चेंज हुआ, तो अरे द्रौपदी मुर्मू जी ने, हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने उड़ाया नहीं था बेटा। वो सिर्फ पीछे बैठी रहती, बैठना अलग, ऐसे मोदी जी भी उड़ाए हैं। वो तो वो तो मतलब हेलमेट वेलमेट लेकर ऐसे चले थे जैसे लग रहा था खुद ही उड़ाने जा रहे हैं। नहीं बेटा, सालों की ट्रेनिंग होती है, कई साल, पूरी जिंदगी इंसान बिता देता है, तब फाइटर पायलट बन पाता है। द्रौपदी हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी पीछे बैठी थी, मोदी जी पीछे बैठे हुए थे। एग्जैक्टली जो एयरक्राफ्ट होता है, फाइटर जेट्स होते हैं, और उड़ाता जो है वो फाइटर पायलट ही है। तो डबल सीटर फाइटर जेट्स होते हैं, जिनमें से आगे फाइटर जेट पायलट बैठता है, पीछे ऐसे जो महान लोग हमारे यहाँ हैं, मतलब जो मतलब अच्छी उस पर हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, या फिर हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, वो सब पीछे बैठकर उड़ान भरते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये अलग तरीके हैं। हाँ,
हाँ, महिला उड़ाती हैं, साक्षी गंगवार बिल्कुल महिला, बहुत सारे फाइटर पायलट्स हैं जो कि उड़ाते हैं, भारत में बहुत सारे फाइटर पायलट्स उड़ाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक नया एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। नया जो है वो मतलब एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, इसको भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है। इसी साल 2025 में प्रपोज किया गया है और इसका नाम होगा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसको नाम दिया गया है अमका। क्या नाम दिया गया है? अमका एयरक्राफ्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये स्टिल्थ टेक्नोलॉजी वाला विमान होगा। भारत का पहला स्टिल्थ टेक्नोलॉजी वाला विमान होगा। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि ये रडार की पकड़ से बाहर होगा, रडार की पकड़ से ही बाहर होगा, यानी कि रडार की स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, रडार की पकड़ से बाहर होगा। ये एक ऐसा विमान भारत का होगा जो रडार की पकड़ से बाहर होगा, रडार की पकड़ में ही नहीं आएगा, स्क्रीन पे दिखेगा ही नहीं। मतलब यहाँ पे हम लोग दुश्मन ढूंढता रह जाएगा कि हमारा फाइटर जेट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो हमारा आएगा, बम बरसा के चला जाएगा, उनकी रडार की ही पकड़ से बाहर हो जाएगा। तो अगर रडार की पकड़ से बाहर हो जाए ऐसा विमान, उसे स्टिल्थ टेक्नोलॉजी वाला विमान कहते हैं। तो भारत का पहला ये स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का विमान होगा। विमान में 6.5 टन क्षमता का आंतरिक ईंधन टैंक होगा और ये 25 टन के जुड़वा इंजन, इसमें 2 इंजनों का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, जुड़वा इंजनों का उपयोग किया जाएगा। तो अभी जो हमारे पास जो भी विमान मौजूद हैं, सबसे एडवांस विमान, उनमें से एक होगा मोस्ट प्रोबेबली 2028 से 30 तक, 2028 से 30 तक ये जो है इसकी पहली उड़ान जो है, मोस्ट प्रोबेबली पहली उड़ान जो है वो 2028 से 30 तक होने की संभावना है। तो इसी साल इसको प्रपोज किया गया है, पहली उड़ान होगी 2028 से 30 तक। आगे फिर हम इसे सेना में शामिल करेंगे, लेकिन पहली उड़ान होगी 2028 से 30 तक। तो ये नया विमान है जो भारत अपने दम पर बनाने जा रहा है, नाम है अमका। नोट कर लीजिए इसे। हो गया बच्चों? सोफिया जो हैं वो कैप्टन सोफिया थी, जो अ, उसमें हमारे इंडो पाकिस्तान जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उसमें ब्रीफ कर रही थी, वो पायलट नहीं थी। चलिए, फिर इसके बाद टेड बीएफ है, हमारे जो ऐसे विमान वाहक पोत होते हैं। ठीक है, विमान वाहक पोत जिस पर जो है वो फाइटर जेट्स लैंड कर सकते हैं, ऐसे हमारे नौसैनिक जहाज होते हैं, नौसैनिक
जहाज होते हैं जिन पर फाइटर जेट्स लैंड कर सकते हैं, जिन पर फाइटर जेट्स लैंड कर सकते हैं, जिनसे फाइटर जेट जो है वो उड़ान भर सकते हैं। तो ऐसे एयरक्राफ्ट, ऐसे नौसैनिक जहाज को हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम से जाना जाता है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं बच्चों? ऐसे नौसैनिक जहाज जिस पर फाइटर जेट्स लैंड कर सकते हैं, फाइटर जेट्स उड़ान भर सकते हैं। तो ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर यानी नौसैनिक जहाजों पर लैंड कराने के लिए और उड़ान भराने के लिए हम लोग अपना देसी जो है एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, जिसका नाम होगा टेड बीएफ, ट्विन इंजन डेक आधारित युद्धक विमान। तो ये नौसैनिक जहाजों पर यानी एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड करने के लिए या एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने के लिए हम इस स्पेशल जहाज को बना रहे हैं, जिसका नाम होगा टेड बीएफ। इसको भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगा और इसकी भी पहली उड़ान 2028 से 30 तक होने की संभावना है। इसी साल इसको पास किया गया है कि हम ऐसा विमान बनाएंगे। तो ये भी भारत का ही विमान होगा, यानी दो दो इंजन। एक जुड़वा इंजन का मतलब क्या होता है? जुड़वा अगर बहनें हैं, जुड़वा भाई हैं, तो उसका मतलब क्या होता है अक्षिता राठौड़? है एक इंजन खराब हो जाए तो दूसरे से चलेगा। ठीक है, तो भारत ने ये दूसरा जहाज भी प्रपोज किया है, दूसरा भी जहाज प्रपोज किया है, लेकिन ये नोट कर लीजिए इसे बच्चों। तो हो गया बच्चों, इसे नोट कर लिया। तो ये भी प्रपोज किया गया है और जल्दी भारत इसे बनाएगा। बाकी जो है अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में बाकी हम लोगों ने हाल फिलहाल में खरीदा है फ्रांस से विमान। ठीक है, फ्रांस से विमान खरीदा है और इसका नाम है राफेल। राफेल काफी चर्चा में रहा था, फ्रांस से खरीदा गया है। ये भी विमान भारत की सेना में शामिल है। ठीक है, और इस राफेल की स्पेसिफिकेशंस ये हैं कि इसकी स्पेसिफिकेशंस की अगर बात की जाए तो लगभग ये जो है वो 15.30 मीटर लंबा है। इसकी लंबाई जो है 15.30 मीटर के करीब है। 3700 किलोमीटर की अगर एक बार फ्यूल भर दिया जाए, एक बार ईंधन भर दिया जाए, एक बार ईंधन भरने पर, ठीक है, एक बार ईंधन भरने पर, ठीक है, भरने पर ये जो उड़ान भर सकता है वो 3700 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। ठीक है, अगर ये बहुत ही शॉर्ट रनवे पर, बहुत छोटे रनवे पर ये लैंड कर सकता है, मतलब अगर हम लोग अगर नॉर्मल फाइटर जेट की बात करें तो कम से कम 3 किलोमीटर का रनवे की जरूरत होती है। 3 किलोमीटर के रनवे पर लैंड कर सकते हैं या उड़ान भर सकते हैं। लेकिन इसकी खास बात यह है, जो सबसे अच्छी बात है, जो बहुत बड़ी बात है, वो ये है कि सिर्फ 450 मीटर के रनवे पर ये लैंड कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कि कहीं पर भी किसी सुदूर पहाड़ियां हैं, कोई जो है वो छोटे एयरपोर्ट्स हैं, सब जगह इसको लैंड कराया जा सकता है। तो ये सिर्फ 450 मीटर के रनवे पर लैंड कर सकता है, 450 मीटर के रनवे पर उड़ान भर सकता है। 50,000 फीट की सीलिंग्स हैं। ठीक है, मतलब 50,000 फीट की ऊंचाई पर, मैक्सिमम ऊंचाई पर यह उड़ान भरेगा। ठीक है, और इसकी जो स्पीड है,
ये इम्पेटी वेट वोट मत करना। तो जब इसकी स्पीड है वो 1.8 मैक के करीब है, ठीक है, मतलब कि हाई एल्टीट्यूड पर, यानी कि साउंड की जो स्पीड है उस साउंड की स्पीड से लगभग 1.8 गुना तेजी से उड़ान भर सकता है। तो ये हम लोगों ने बच्चों फ्रांस से खरीदा है, ठीक है। 15.5 मीटर लंबा है, 3700 किलोमीटर एक बार ईंधन भरने पर 3700 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है, 450 मीटर के रनवे पर लैंड कर सकता है, 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, और साउंड की स्पीड का 1.8, यानी कि ये सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सकता है। ये सब मत लिखना कितना, ये सब इतने स्पेसिफिकेशन की जरूरत तुम्हें नहीं है। तो ये बच्चों हम लोगों ने खरीदा है किससे? फ्रांस से। नहीं, मिसाइल नहीं लॉन्च कर सकती प्राइवेट कंपनी, लेकिन प्राइवेट कंपनी वाले पार्ट्स बना सकते हैं। हो गया बच्चों, नोट कर लिया? सर्विस सीलिंग का मतलब मैक्सिमम हाइट तक, 50,000 फीट की मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है। लॉन्च करने का भी कोई प्रोसेस होता है? किस चीज को लॉन्च करने का? हो गया बच्चों? चलिए, तो ये फ्रांस का बनाया हुआ विमान था। अब इस तरीके का बच्चों भारत जो है, भारत के पास जितने भी फाइटर जेट्स हैं उनके बारे में बताता हूं, जो भारत की सेना में शामिल हैं। तो डेसॉल्ट रफेल है, ये फ्रांस का बनाया हुआ है, मल्टी रोल है। मल्टी रोल का मतलब ये होता है, देखो कुछ फाइटर जेट होते हैं जो बम गिराते हैं, ठीक है, बम गिराते हैं, उन्हें बॉम्बर कहते हैं। कुछ फाइटर जेट होते हैं जो इंटरसेप्ट करते हैं, यानी दुश्मन के लड़ाकू विमान आ रहे हैं तो उनको दौड़ाकर उनको भगा देना, उनको खदेड़ देना, उनको हवा में मारकर भगा देना। तो ये जो काम करते हैं इन्हें इंटरसेप्टर विमान कहते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं जो मल्टी रोल करते हैं। मल्टी रोल का मतलब जरूरत पड़ने पर बम भी गिराएंगे, जरूरत पड़ने पर मिसाइल भी गिराएंगे, जरूरत पड़ने पर मिसाइल से दुश्मन के जहाजों पर अटैक करके उनको भगा भी देंगे, और जरूरत पड़ने पर जो है वो मतलब हर काम वो कर सकते हैं, ठीक है।
डॉग फाइट कर सकते हैं। डॉग फाइट का मतलब हवा में जब दुश्मन के जहाज आमने सामने हो जाते हैं, हमारे जहाज और दुश्मन के जहाज, तो एक दूसरे के सामने जो है एक दूसरे पर मिसाइल और मिसाइल से अटैक करके उनको मार गिराने की जो कोशिश करते हैं एक दूसरे से जहाज, उसे डॉग फाइट कहा जाता है। तो ये डॉग फाइट भी कर सकते हैं। तो मल्टी रोल का काम क्या होता है? हर तरीके के काम कर लेना, चाहे वो बॉम्ब गिराना, चाहे मिसाइल से अटैक करना, चाहे डॉग फाइट करना, हर का और इंटरसेप्ट करना, किसी दुश्मन के जहाज को मारकर भगा देना, हर काम कर लेते हैं। तो ये जो फ्रांस है बच्चों, ये डसॉल्ट, फ्रांस का डसॉल्ट राफेल है, ये मल्टी रोल है, यानी हर काम कर लेता है। सुखोई 30 जो है वो मल्टी रोल है, रशिया से हमने लिया है, ठीक है, ये मल्टी रोल है। एचएएल तेजस है जो भारत ने खुद बनाया है, मल्टी रोल है। मिग 29 मल्टी रोल है, रशिया से लिया था हमने। मिराज 2000 फ्रांस से लिया था, ये भी मल्टी रोल है। सेपेकैट है जगुआर, यूनाइटेड किंगडम से लिया था, ठीक है, ग्राउंड अटैक कर सकता है, यानी एक तरीके का बम्बर है ये। मिग 21 फाइटर जेट जो अभी रिटायर हो गया, ये इंटरसेप्टर था, यानी कि दुश्मन की जहाजों को दौड़ाकर खदेड़ देता था, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली ये सब भारत के पास ये सारे फाइटर जेट्स मौजूद है, ठीक है। तो भारत के पास कौन कौन से फाइटर जेट मौजूद हैं और कौन सा रोल अपनाते हैं, ये पूरी लिस्ट मैंने आप लोगों को दे दी है, नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। इसे नोट कर लिया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास हेलीकॉप्टर्स कौन कौन से हैं। तो हेलीकॉप्टर्स भी बच्चों अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं
वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कुछ हेलीकॉप्टर होते हैं जो लड़ाई करते हैं, यानी बम की बारिश कर सकते हैं, मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, तो उन्हें अटैक हेलीकॉप्टर कहते हैं। तो ये हमला करने के लिए बनाए जाते हैं। तो हमला करने वाले जो हेलीकॉप्टर उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अटैक हेलीकॉप्टर। इसके अलावा यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, यानी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का मतलब ये है कि जैसे जो है वो बीमार जो है, जो घायल है, उनको जो है पहुंचाना, घायल घायल की मदद करना, ठीक है, राहत सामग्री पहुंचाना, राहत सामग्री पहुंचाना, ठीक है, राहत सामग्री पहुंचाना। तो इस तरीके का जो काम करते हैं वो आम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर कहलाते हैं। इसके अलावा हैवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर रहते हैं जो परिवहन का काम करते हैं, ठीक है, आर्मी पर्सनल्स को, यानी सेना सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है, हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, परिवहन का काम करते हैं। तो उन्हें वो होते हैं परिवहन वाले, हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये कुछ इस तरीके के हेलीकॉप्टर्स होते हैं। तो भारत के पास जो मौजूद है, भारत का बनाया हुआ, एचएएल कहीं पर लिखा है तो इसका मतलब भारत ने बनाया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। तो एचएएल प्रेजेंट है, प्रचंड है, ये इंडिया का बनाया हुआ है, अटैक हेलीकॉप्टर है, लड़ाकू है। बोइंग AH-64 अपाचे, इससे हमने अमेरिका से लिया है, ये भी अटैक हेलीकॉप्टर है। और मिल कंपनी का बनाया हुआ MI-24 है, रशिया से लिया है, अटैक हेलीकॉप्टर है। HAL रुद्र भारत का बनाया हुआ है, आर्म यूटिलिटी में यूज होता है। CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर है, अमेरिका से लिया है, हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, परिवहन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। MI-17 है, रशिया का यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, ये भी यूटिलिटी का काम करता है। ध्रुव है, भारत का बनाया हुआ, ये भी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। HAL लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर इंडिया का बनाया हुआ, यूटिलिटी के काम आता है, मतलब बहुत सारे काम, राहत कार्य, ठीक है, घायलों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, शांति के समय पर जो है वो अगर कहीं बाढ़ वगैरह आ जाती है तो वहां पर सेना इसकी मदद लेती है। HAL चेतक है, फ्रांस और इंडिया का बनाया हुआ है, लाइट यूटिलिटी, यानी हल्का काम करता है, ये ज्यादा भारी वहन नहीं कर पाता है। HAL चीता है, फ्रांस इंडिया ने बनाया है, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। तो ये सारे के सारे जो हैं भारत के पास, ये सारे के सारे यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। तो सारे के सारे हेलीकॉप्टर्स हैं। घायल की, ये जो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर होते हैं घायल की मदद करते हैं, राहत सामग्री पहुंचाते हैं, कहीं पर सर्वे करना होता है, सर्वे करने के लिए, करने में मतलब कि दुश्मन कहाँ मौजूद है, कैसे मौजूद है, उसमें भी ये मदद करते हैं। तो सर्वे वगैरह करने में इनका उपयोग होता है। तो ये भारत के वो हेलीकॉप्टर्स हैं जो भारत के पास हैं, कुछ भारत ने बनाए हैं, कुछ हमने विदेशों से खरीदे हैं। नोट कर लीजिए ये भी लिस्ट हेलीकॉप्टर्स की। अरे भैया बहुत अंतर है बबीता कुमार, ऐसी बातें मत किया करो बेटा। अब मुझे ऐसा कभी कभी महसूस होने लगता है तुम लोगों के कुछ सवालों से, जैसे लगता है कि तुम लोग वाकई में अभी मंगल ग्रह से सीधे सीधे जो है लैंड किए हो, कुछ हफ्तों पहले सीधे मेरी क्लास लेने उतर आए हो। मतलब तुमने कहीं इधर उधर भी नहीं देखा, तुम सीधे जो है जहाज से उतरे, उसे अपने जो एलियन शिप से उतरे दूसरे ग्रह से आकर, ठीक है, तुम्हारे साथी संगियों ने तुम्हें छोड़ा और सीधे जो है तुम मेरी क्लास के अंदर आ गए। अरे बेटा इतना नहीं, मतलब जहाज हेलीकॉप्टर देखा ही नहीं है कभी? अरे सामने नहीं देखा तो टीवी में देखा होगा, यूट्यूब पर देखा होगा, इंस्टाग्राम पे देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा, किताब में देखा होगा, 10th 12th पास हो गए हो। जहाज, हेलीकॉप्टर, ये देखो, ये ऐसा नहीं देखा है कभी जिंदगी में? ये हमारी धरती पर उड़ते हैं, तुम्हारे यहाँ नहीं उड़ते होंगे, लेकिन हमारी धरती पर ऐसे जो दिखते हैं जिनके ऊपर ऐसे रोटर्स लगे होते हैं, ये सब लगे होते हैं, ये हेलीकॉप्टर्स कहलाते हैं, ये हमारी धरती के हैं, मंगल पर नहीं होते हैं या किसी दूसरे ग्रह पर। और ये जो है जहाज है बेटा, ये जहाज हैं, ये हमारी धरती पर ऐसे उड़ान, इन्हें जहाज कहा जाता है, ये हमारी धरती के हैं, धरती पर उड़ान भरते हैं, ठीक है। तो ये जहाज हैं, इस तरह से जहाज दिखते हैं, ठीक है, बहुत तेजी से स्पीड से उड़ान भरते हैं। और एक हवाई जहाज भी हमारी धरती पर उड़ान भरता है, वो खूब बड़ा सा होता है, वो उसमें जो है यात्री विमान होता है, वो ऐसे होता है, ठीक है, वो यात्री विमान होता है, उसको ऐसे से पर लगे होते हैं, ऐसे होता है, हमारी धरती पे वो होता है, ये भी ऐसे है, ठीक है। अब आपके यहाँ असल में मामला ठीक नहीं है ना, वहां पर जो है वो छोटा सा हेलीकॉप्टर हमने भेजा था, इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर, वो ही देख पाए होंगे आप।
तो इसी वजह से आपको नहीं पता है, तो देख लीजिए भाई, आपके लिए है ये स्पेशली। और तो हमारे धरतीवासी हैं, उनको सब पता है, इतना तो पता ही है, इतना तो कोई भी किसी को भी पता होगा मेरे धरतीवासी। छोटे से एक दो कक्षा एक दो के बच्चे से भी पूछ लेंगे तो वो हेलीकॉप्टर और जहाज में डिफरेंस बता देगा। तो ये ऐसे यात्री विमान होता है, ये लड़ाकू विमान होता है, और ये जो है इस तरीके के हेलीकॉप्टर्स होते हैं बेटा, ठीक है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो मंगल ग्रहवासी हैं, हमारी क्लास में सीधे उतरे हैं, उनके लिए है। हमें पता ही नहीं था, पीडब्ल्यू वाले फिजिक्स वाला जो है वो अब मंगल पर भी जो है ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, सीधे मंगल वाले जो है क्लासेस लेने आ रहे हैं, मंगल सिविल सर्विसेज, MIS, इंडियन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, मंगल इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। नोट कर लो भैया। हो गया बच्चों, नोट कर लिया। हैवी ट्रांसपोर्ट ज्यादातर परिवहन का ही काम करता है, मतलब बड़े हैवी जो है वो आर्म एम्यूनिशंस वगैरह लेकर आता है। हमारे जो कह सकते हैं कि हमारे जो वो होते हैं सैनिक होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, या और भी जगह पर इनका उपयोग किया जाता है। हो गया, नोट हो गया। अब इसके बाद हम लोग बच्चों बात करते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मानव रहित हवाई विमान, जिसे हम लोग आजकल किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग ड्रोन के नाम से जानते हैं, ड्रोन। तो ये जो ड्रोन्स होते हैं, ठीक है, इन्हें अनमैन्ड टेक्निकली क्या बोलते हैं? यूएवी कहा जाता है, यूएवी कहा जाता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, या ड्रोन कहा जाता है, ठीक है, ड्रोन कहा जाता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या ड्रोन के नाम से जाना जाता है। तो इसे कहा जाता है। तो ये जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं बच्चों,
ड्रोन जिन्हें कहते हैं, अगर हम आर्मी ड्रोन की बात करें, वैसे तो इनका जो यूज होता है वो बहुत सारी जगहों पर होता है। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि हर जगह पे इनका यूज हो रहा है, दवाइयां पहुंचाने में, फोटो वीडियोग्राफी करने में, ठीक है, सब जगह हो। लेकिन क्योंकि हम आर्मी ड्रोन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो आर्मी यूज कर रही है, अभी भारत पाकिस्तान का जब कन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है, तो हल्का काम करना अक्ता, हल्का मतलब कि यूटिलिटी वही वाली काम होती है, यूटिलिटी जो है, लेकिन हल्के चीजों को उठाना या बचाना, इस तरीके के काम को हम लोग बोलते हैं लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, मानव रहित हवाई विमान यानी यूएवीज, या जिन्हें ड्रोन्स कहते हैं। अभी हम लोगों ने जब भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट देखा था, तो उसमें देखा था कि हमारे यूएवीज जो होते हैं, ड्रोन्स जो होते हैं, वो बहुत ज्यादा यूज किए गए। तो इसकी मैं बात करता हूं आर्मी ड्रोन्स की। तो आर्मी ड्रोन्स बच्चों दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं VTOL, ठीक है, उन्हें कहा जाता है VTOL, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन, ठीक है, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन। और दूसरे होते हैं फिक्स्ड विंग ड्रोन्स, ठीक है, क्या होते हैं, फिक्स्ड विंग्ड विंग जो है यूएवीज कहलाते हैं, फिक्स विंग यूएवीज या ड्रोन्स कहलाते हैं, ठीक है, यूएवीज कहलाते हैं या ड्रोन कहलाते हैं। जो VTOL होते हैं, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, का मतलब ये होता है कि इनमें पहिए नहीं लगे होते हैं, बल्कि इनमें ऐसे करके क्या होता है कि ऐसे वो रोटर्स लगे होते हैं, रोटर्स लगे होते हैं, और ये कहीं से कहीं पर भी उड़ जाते हैं। मतलब ऐसे खड़े हैं, और एक बार की देखा होगा आपने, ड्रोन्स को देखा होगा कि इनके 4 पंख लगे होते हैं, वो ऐसे घूमने लगते हैं और वो कहीं से कहीं उड़ जाते हैं। तो वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग का मतलब ये होता है कि ये उनको ऐसे खड़े हैं और वहीं खड़े खड़े ही ऐसे उड़ जाएंगे, ठीक है, और खड़े खड़े ही मतलब ऐसे वर्टिकली जो है वो टेक ऑफ कर जाएंगे, वर्टिकली लैंड कर जाएंगे, वर्टिकली टेक ऑफ कर जाएंगे, वर्टिकली लैंड कर जाएंगे। तो ऐसे जो ड्रोन्स होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं VTOL, वर्टिकली टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन्स, ठीक है। और एक होते हैं फिक्स विंग ड्रोन्स, होते हैं जो मतलब जैसे हवाई जहाज होता है उस टाइप के होते हैं, ठीक है, जो रनवे पर दौड़ते हैं और फिर दौड़ कर उड़ान भरते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं फिक्स विंग ड्रोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जो ड्रोन होता है, ये जैसे आप ड्रोन देख रहे हैं, ये वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन्स होते हैं, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन्स होते हैं, ठीक है, जिनमें 4 रोटर्स लगे होते हैं, मतलब ऐसे पंखे लगे होते हैं। इन पंखों के दम पर ये उड़ान भरते हैं और पंखों एक जगह पर लैंड कर सकते हैं। फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि कहीं से भी उड़ान भर सकते हैं, कहीं से भी उड़ान भर सकते हैं, ठीक है, भर सकते हैं, और कहीं पर भी लैंड कर सकते हैं, और कहीं पर भी लैंड कर सकते हैं, ठीक है, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन्स, ठीक है। तो ये लैंडिंग ड्रोन्स होते हैं। अब मामला यहां पर ये हो जाता है बच्चों कि ये काफी यूज किए जाते हैं, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन्स, ठीक है। ये ड्रोन्स ऐसे होते हैं जो वर्टिकली टेक ऑफ करते हैं, यानी कि कहीं से भी कहीं पर उड़ान भरते हैं, ठीक है, हमेशा ऐसे ऊपर उड़ान भरेंगे, नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। इनको रनवे की आवश्यकता नहीं होती, लैंड करने के लिए रनवे की या उड़ान भरने के लिए रनवे की आवश्यकता नहीं होती, इनको रनवे की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। और हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भरते हैं, क्वाडकॉप्टर की तरह से उड़ान भरते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भरते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक जगह पर ये खड़े रह सकते हैं, मतलब उड़ान भरते हुए, हवर का मतलब होता है खड़े रह, एक स्थान पर खड़े होकर, मतलब एक स्थान पर उड़ सकते हैं, मतलब एक ही स्थान पर ऐसे खड़े रह सकते हैं, यानी कि स्टेबल रह सकते हैं, स्थायी रह सकते हैं, एक ही स्थान पर स्थायी रहकर उड़ान भर सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं। जैसे आप लोग नॉर्मल ड्रोन्स देखते हैं अपने शादी ब्याह में, वो सब VTOL है, ठीक है, लेकिन आर्मी में भी इनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इनका यह है कि कहीं पर भी इनको लैंड कराया जा सकता है, कहीं से भी उड़ान भराई जा सकती है। तो इन्हें VTOL बोलते हैं, वर्टिकली टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन्स। रनवे की आवश्यकता नहीं होती है उड़ान भरने के लिए, हेलीकॉप्टर की तरह से ऐसे ऊपर उठे और फिर बैठ गए, ऐसे होते हैं। एक स्थान पर स्थायी रहकर उड़ान भर सकते हैं, एक ही स्थान पर ऐसे खड़े रह सकते हैं, ठीक है, उड़ान भरते हुए, जिन्हें हॉवर कहा जाता है। किसी भी जगह पर लैंडिंग करने के लिए, किसी भी जगह पर ये लैंडिंग कर सकते हैं, तो उसमें डिफिकल्टी नहीं होती है। तो भारत के पास इस तरीके के जो भारतीय सेना में
जो इस तरीके के VTOL है उसमें स्विच यूएवी है, VTOL IFT है, डीआरडीओ ने बनाया है। रुस्तम 1 है, डीआरडीओ ने बनाया है। नाविक इनेबल्ड VTOL क्वाडकाप्टर्स हैं, आइडेक्स कंपनी ने बनाया है। हेरॉन VTOL वेरिएंट्स हैं, इजराइल की कंपनी ने बनाया है। हार्वर्ड टेस्ट सीरीज है, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी ने बनाया है। और टैक्टिकल VTOL यूएवी है जो टाटा एडवांस सिस्टम ने बनाया है। तो ये भारत की सेना में शामिल हुए VTOL है, वर्टिकली टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन्स हैं। फिक्स विंग ड्रोन्स कैसे होते हैं? जिनमें पहिए लगे होते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं पहिए लगे होते हैं, ठीक है। ये रनवे पर ही लैंड करते हैं, रनवे पर ही उड़ान भरते हैं, ठीक है। इनकी दिक्कत यह है कि इनको लैंड करने के लिए रनवे की जरूरत होती है, उड़ान भरने के लिए रनवे की जरूरत है। लेकिन इनकी फायदा यह होता है कि भारी हथियारों को अपने साथ ले जा सकते हैं, भारी जो है वो चीजों को उठा सकते हैं, जबकि VTOL भारी चीजों को नहीं उठा सकता। तो इनको लैंड करने के लिए रनवे की आवश्यकता होती है, लैंड करने के लिए, उड़ान भरने के लिए रनवे की आवश्यकता होती है, रनवे की आवश्यकता होती है, ठीक है। ठीक है, साथ ही साथ ये फ्लाइट के लिए, ठीक है, ये विंग आधारित होते हैं। कैन नॉट हावर, एक जगह पे खड़े नहीं रह सकते आसानी से, मतलब एक जगह पे ऐसे स्टेबल नहीं रह सकते हैं। तो कैन नॉट हावर, ये हावर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और ना ऐसे उड़ान भर सकते हैं। ये रनवे पर लॉन्ड उड़ते हैं और रनवे पे लैंड करते हैं, ठीक है। इनका एग्जाम्पल कौन सा है? हेरॉन, RQ-4 ग्लोबल हॉक और डीआरडीओ रुस्तम, ये सब ये जो है हमारे भारत के पास जो है वो फिक्स विंग यूएवीज हैं, फिक्स विंग यूएवीज है। अच्छी बात क्या होती है इनकी कि ये पेलोड भारी पेलोड वहन कर सकते हैं, भारी पेलोड वहन कर सकते हैं। ये फायदा होता है फिक्स विंग यूएवी का। तो दो तरीके के, अगर उड़ान भरने के आधार पर देखा जाए तो जो ड्रोन्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक VTOL कहा जाता है और दूसरा फिक्स विंग यूएवी कहा जाता है। VTOL जो है उड़ान भरने के लिए रनवे की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि फिक्स विंग यूएवी को होती है, ठीक है। ये जो है एक जगह पर खड़ा रहकर, एक ही जगह पर स्टेबल रहकर उड़ान भर सकता है, जबकि ऐसा फिक्स विंग यूएवीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये जो VTOL होता है, ठीक है, इसकी खास बात ये होती है कि जो है ये एक कहीं पर भी लैंड कर सकता है, कहीं से भी उड़ान भर सकता है, ठीक है। लेकिन ये भारी चीजों को अपने साथ कैरी नहीं कर सकता, जबकि फिक्स विंग यूएवी जो होते हैं वो कहीं से भी उड़ान नहीं भर सकते हैं, लेकिन भारी पेलोड वहन करने की क्षमता इनके अंदर होती है। तो ये VTOL हैं और साथ ही साथ फिक्स विंग यूएवीज हैं। तो ये बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों? हम्म। साक्षी गंगवार, रनवे क्या होता है? जवाब दे रही हैं नेहा कि रनवे वो होता है जो एरोप्लेन को लैंडिंग में हेल्प करता है, जैसे स्लाइड झूला होता है ऐसा ही रनवे होता है। अच्छा नेहा, वाह भाई वाह, मुझे तो पहली बार पता चला है कि स्लाइड झूले की तरह रनवे होता है मेरे प्यारे बच्चे। हम्म। वो देखो ईशा नया नया अपडेट दे रही हैं, रनवे हेलीकॉप्टर की रनिंग की जगह होती है। ओके। पर डिस्कशन में देख रहा हूँ भाई, मैं तो ये सोच रहा था कि भाई यहाँ पर जो है वो एक ही जो है वो बाहर से आए हैं। वाह वाह वाह। आई पीडब्ल्यू ने IPO नहीं लॉन्च किया है, पीडब्ल्यू ने तो मतलब कमाल कर दिया है, ग्रह के बाहर के भी लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया है, सिविल सर्विसेज तैयारी शुरू कर दी है। अब आप कहेंगे अरे सर क्या कहते हैं, हम नहीं, हम गांव देहात के हैं तो हमें कैसे पता होगा। अरे भैया गांव देहात वाला तुमसे ज्यादा जानता है, एक से एक गांव देहात वाले जानते हैं, पता नहीं तुम लोग कहाँ से हो, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। डिस्कशन देखिए कैसा चल रहा था, क्या बताया जाए।
प्रवेश शुक्ला कह रहे हैं सर एक बार लोकेशन चेक करवा लीजिए, सैटर्न पर भी न क्लास चल रही हो। सबसे मजेदार आंसर मुझे लगा, क्वेश्चन जिसने पूछा रनवे कैसा होता है, चलो वो तो पूछा बेचारी ने जो भी है। दूसरा जो नेहा ने किसने जवाब दिया पता नहीं, मुझे याद नहीं, अभी मैं उसको चेक करूंगा किसे कि कह रहे हैं कि रनवे जो है वो अ, झूले की स्लाइड जैसा होता है। और एक तो और उससे भी खतरनाक, कह रही कि वो जो है वो कह रही कि वो हेलीकॉप्टर के लिए रनवे बनाया जाता है। इतना समझाया कि हेलीकॉप्टर की तरह से उड़ान भरता है, एक ही जगह से उड़ जाता है, एक ही जगह पे बैठ जाता है। क्या होगा हमारे देश का। लेकिन इनको देश में थोड़ी ना, इनको तो अपने अपने ग्रहों की बात करनी है, उस ग्रह का क्या होगा। इसको बच्चों आप लोग बाद में लिख लीजिएगा, बाद में जो है वो इसको अभी जब स्लाइड मिलेगी तब लिख लीजिएगा। ये वाला लिख लीजिए, फिक्स विंग यूएवी वाला लिख दीजिए, उसमें थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए। प्रीति जा कर रही है सर मेरे पापा कह रहे हैं कि पढ़ाई करो, हंस क्यों रही हो। अरे उनको बताना मत, नहीं तो क्लास से बाहर निकलवा देंगे तुमको, कहेंगे कि अरे भैया ऐसी बातें होती हैं। अक्षिता करें आज माइंड मस्त फ्रेश हो गया। हम यहाँ पे अंतरिक्ष की बातें कराए, ब्लैक होल के अंदर घुसकर हम लोग अंतरिक्ष में ब्लैक होल से घुसकर सफेद होल से, व्हाइट होल से बाहर निकल आए, वर्म होल से होते हुए। अब मैं सोच रहा हूं ये बात कि भाई मतलब वो कैसे समझ में आया होगा। तो ब्लैक होल एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, और ब्लैक होल जब दूसरे का चक्कर लगाते हैं तो अंतरिक्ष में तरंगे उत्पन्न होती हैं जिन्हें ग्रेविटेशनल वेव कहते हैं। कैसे आया होगा समझ। मैं बड़ा सोच में पड़ा हूँ, मतलब यही बैठ के सोच रहा था यार कैसे ही बातें समझ। मैं कहाँ ब्लैक होल से व्हाइट होल में घुस के निकल गए, ब्लैक होल बता दिया। हैं उधर जीन चिकित्सा कर डाली थी हमने, एक जीन को दूसरे जीन दूसरे उस पर चिपका दिया। पूजा दुबे उठा के लाई है कहीं से, गूगल से परिभाषा लेकर आ गई है पूजा दुबे। पूजा दुबे पूरे परिभाषा लेकर आई हैं। रनवे हवाई अड्डे पर एक लंबी सपाट और चिकनी पट्टी होती है जो हवाई जहाज के टेक ऑफ उड़ान भरने में मदद करती है। हो गया बच्चों, इसे नोट कर लिया। चलो भाई, जो भी है अच्छा है, हमारा काम है पढ़ाना।
यार इसमें वो नहीं मिल रहा है जिससे वो टाइप करते हैं। टाइप वाला यही तो होता है, पता नहीं। मैं सोच रहा था कि तुम लोगों को रनवे दिखा ही देता, नहीं तो कहोगे कि सर अब तो बताया, रनवे ना बताया। हम्म। एक सेकंड रुकिएगा। चलो बच्चों, कोई बात नहीं, पता नहीं कहाँ वो शायद हैंग कर गया है, क्या है। तो कल मैं आप लोगों को रनवे की पिक्चर लेकर आऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट रनवे की। ठीक है, या फिर मैं दिखाऊंगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं, काफी। मैं कहते ना कि काफी पेट भर गया मेरा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे जो है ड्रोन्स वगैरह के बारे में और भी बातें मैं बताऊंगा। ठीक है। और भी चीजें हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह सब बातें बताऊंगा। तो कल हम लोग इस पे इसके आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तब तक आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, आबाद रहिए। गुड बाय। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय।